जय हिंद, वंदे मातरम। हेलो डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि सारे स्टूडेंट बहुत ही अच्छे होंगे और अपनी तैयारी बहुत ही अच्छे से कर रहे होंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल सफलता एजुकेशन अड्डा में। डियर फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में हम आपके लिए हिस्ट्री के फिर से इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आए हैं। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, सभी एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है आपका, सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। चलिए आते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका क्या कह रहा है। देखिए क्वेश्चन फर्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से किसने अपने समय के एक अच्छे शिक्षा केंद्र सोमपुर महाविद्यालय या महाविहार की स्थापना की थी। महाविहार की स्थापना की थी। देखिए यहाँ पर पूछा गया है कि एक अच्छे शिक्षा केंद्र सोमपुर महाविहार की स्थापना, ठीक है। तो आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए यानी कि धर्मपाल, ठीक है। जो धर्मपाल थे वो अच्छे शिक्षा केंद्र सोमपुर महाविहार की स्थापना किए थे। अगर इसके बारे में हम थोड़ा सा जानकारी लें तो सोमपुर महाविहार का निर्माण पाल वंश के शासक धर्मपाल ने करवाया था और जिसे अब बांग्लादेश के पहाड़पुर के नाम से जाना जाता है। 8वीं शताब्दी के अंत में 9वीं शताब्दी की शुरुआत में बनवाया गया था, ठीक है। यानी कि 8वीं शताब्दी से लेकर 9वीं शताब्दी तक ये चला है। सेकंड क्वेश्चन है आपका, लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था। देखिए लोधी वंश के अंतिम शासक की बात करें तो इब्राहिम लोधी जो थे वो लोधी वंश के अंतिम शासक थे, ठीक है। तो सिकंदर के सबसे बड़े पुत्र इब्राहिम खान लोधी शासनकाल 1517 से लेकर 1526 तक चला है। दिल्ली का अंतिम लोधी सुल्तान था, ठीक है। और ये भी 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था, आप सभी को पता है, ठीक है। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में हुआ था। 1556 में द्वितीय युद्ध हुआ था, ठीक है। 1556 में द्वितीय युद्ध हुआ था। अब आपको कमेंट करके बताना है कि तीसरा युद्ध कब हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस युद्ध के द्वारा दिल्ली में मुगल साम्राज्य की नींव रखी गई थी। देखिए यहाँ पर मुगल साम्राज्य की नींव की बात हम कर रहे हैं, तो किस युद्ध के द्वारा दिल्ली में मुगल साम्राज्य की युद्ध रखी गई थी। तो पानीपत के पहले युद्ध से, ठीक है। पानीपत का पहला युद्ध जो 1526 में हुआ था, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि दिल्ली में मुगल साम्राज्य की नींव पानीपत के पहले युद्ध द्वारा रखी गई थी और यह युद्ध 1526 में बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच में हुआ था, जिसमें बाबर की जीत हुई थी। अब देखिए यहाँ पर हम आपको सारे युद्ध के बारे में अगर एक एक करके बताएं तो आपको मैंने पानीपत का पहला युद्ध तो बता ही दिया है कि 21 अप्रैल 1526 में बाबर की जीत हुई थी, इब्राहिम लोधी और बाबर के बीच में हुआ था। दूसरा युद्ध जो हुआ था वो 1556 में 5 नवंबर को हुआ था, अकबर और हेमूचंद के बीच में हुआ था, जिसमें अकबर की जीत हुई थी। तीसरा युद्ध जो हुआ था वो 14 जनवरी 1761 मराठा साम्राज्य और अहमद अली अब्दाली के बीच में हुआ था, जिसमें अब्दाली की जीत हुई थी। हल्दी घाटी का युद्ध आता है। हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून 1576 में महाराणा प्रताप और अकबर के सेना के बीच में ये युद्ध लड़ा गया था, जिसमें मुगल सेना को अधिक नुकसान हुआ था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, निम्नलिखित में से किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे। तो भाई सबसे अधिक गुलाम किसके थे, फिरोज शाह तुगलक के, ठीक है। फिरोज शाह जो तुगलक थे उसमें सबसे अधिक गुलाम थे। इसे गुलामों को रखने का बहुत ही शौक था, ठीक है। मैक्सिमम 1,80,000 तक गुलामों की संख्या था इसकी, ठीक है। उन्होंने इतिहासकारों के अनुसार गुलामों की देखभाल के लिए, ठीक है, एक विभाग चलाया था जिसे दीवान ए बंदगान नामक विभाग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन दासों का शौकीन था। भाई अभी आपको मैंने बताया लेकिन अलग तरीके से क्वेश्चन पूछ लिया आपसे। दासों का शौकीन कौन था, फिरोज शाह तुगलक ही थे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दासों की देखभाल हेतु फिरोज शाह तुगलक ने किस विभाग की स्थापना की थी। देखिए घूम घुमाकर वही क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, लेकिन अलग अलग तरीके से कहीं से भी क्वेश्चन पूछ सकता है, इसीलिए मैं हर तरीके का क्वेश्चन आपके सामने लेकर आ रही हूँ। आप कंफ्यूज बिल्कुल मत होइएगा। तो दासों की देखभाल के लिए जो फिरोज शाह तुगलक ने विभाग की स्थापना की थी वो कौन सी विभाग था, दीवाने बंदगान था। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय सिवाना का शासक था।
तो सिवाना का शासक कौन था, आपको बताना शीतल देव। ठीक है, सिवाना के जो शासक थे वो शीतल देव थे। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय सिवाना का शासक शीतल देव थे, जिसे आज के समय में हम सतल देव के नाम से जानते हैं। 1308 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति, ठीक है, कमालुद्दीन, कौन भाई, कमालुद्दीन गुर्ग ने सिवाना पर आक्रमण किया और शीतल देव ने वीरतापूर्वक युद्ध किया, लेकिन पराजित हुए उनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, तो आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर यहाँ पर नेक्स्ट है, खिलजी वंश का अंतिम शासक कौन था। देखिए, खिलजी वंश का जो अंतिम शासक की बात यहाँ पे की गई है वो मुबारक शाह खिलजी थे। मुबारक शाह खिलजी जो खिलजी वंश के अंतिम शासक हैं। खिलजी वंश के अंतिम शासक कुतुबुद्दीन मुबारक शाह इनका पूरा नाम था। उनकी हत्या हुई थी और हत्या के दौरान, यानी कि उसकी हत्या उसके प्रधानमंत्री खुसरो खान ने 1320 में किया था। तो आपसे देखिए दो तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि खिलजी वंश के जो अंतिम शासक थे मुबारक शाह खिलजी, उनकी हत्या किसने की थी और कब हुआ था। तो आपको बताना है खुसरो खान ने 1320 में की थी, जिसके बाद तुगलक वंश की स्थापना हुई और खिलजी वंश का जो शासन चला था वो 1290 से लेकर 1320 तक रहा था। ठीक है, और इस वंश के संस्थापक जलाउद्दीन खिलजी और अलाउद्दीन खिलजी इस वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें, अलाई दरवाजा का निर्माण किसने कराया था। देखिए, अलाई दरवाजा का निर्माण की बात करें तो याद रखिएगा, अलाई से अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी ने अलाई दरवाजा का निर्माण करवाया था। अलाई दरवाजा जो दिल्ली में कुतुब मीनार परिसर में स्थित है। कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद भी अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा ही कराया गया था, यानी कि कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद दक्षिणी प्रवेश द्वार है, जिसका निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने 1311 ईस्वी में कराया था और यह भारतीय इस्लामी वास्तुकला का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। तो याद रखना है आपको, अलाउद्दीन का दरवाजा, कुतुब मीनार, ठीक है, कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद, ये सारी चीज़ें किसने कराई थी, अलाउद्दीन खिलजी ने कराई थी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। इससे पहले आप अभी हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सबसे पहले आपका चैनल को सब्सक्राइब करना है, क्योंकि आपके लिए ये सभी एग्ज़ाम के लिए प्रश्न है और आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, सभी एग्ज़ाम की आपको यहाँ पे वीडियो क्लासेस मिल जाएंगी, PDF भी साथ में मिलेगा आपको। और सबसे इम्पोर्टेंट बात आपके लिए ये है कि हम हर सब्जेक्ट का 30 सीरीज चलाते हैं, जिसमें आपको पूरा निचोड़ क्वेश्चन का दे रहे हैं। तो आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, किसी भी SSC, बैंक, रेलवे, ठीक है, किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, सभी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है। और बहुत ही जल्द हम आपके लिए GS का कंटेंट भी लेकर आएंगे, जो बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस रहेंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि आपको जिस तरीके से पढ़ाया जाएगा, जिस तरीके से समझाया जाएगा, वो आपको बहुत ही आसानी से समझ में भी आ जाएगा। तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पे कह रहा है क्या, दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने सर्वप्रथम स्थायी सेना का निर्माण करवाया था। तो भाई स्थायी सेना का निर्माण किसने करवाया था, तो आपको बताना है अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी जो थे उन्होंने स्थायी सेना का निर्माण करवाया था। 1296 से लेकर 1316 में खून और फौलाद की नीति को भी अपनाया था। उसके अलावा वह दिल्ली की पहली सल्तनत में तुर्की सेना पर आधारित स्थायी सेना की नींव रखने वाला पहला सुल्तान था। उसने घोड़ों को दागने की भी प्रणाली शुरू की थी और सैनिकों की एक सूची भी रखी थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सिंधु घाटी की खुदाई। सिंधु घाटी की खुदाई में मिले अवशेषों में तत्कालीन व्यापारिक और आर्थिक विकास के उद्योग निम्न में से कौन से हैं। तो मुद्राएं, ठीक है, मुद्राएं जो थी वो क्या हुआ भाई, मुद्राएं मिला था व्यापारिक और आर्थिक विकास के घोतनों में, ठीक है, घोतक में से मुद्राएं। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, जब सिंधु घाटी की खुदाई हुई थी तो वहां पर मुद्राएं ही मिली थी। आगे बढ़ते हैं, टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था। देखिए, टीपू सुल्तान की बात करें तो सबसे पहले आपको याद रखना है कि जो टीपू सुल्तान थे, ठीक है, वो मैसूर का बाग भी इसे कहा जाता था और 1782 से लेकर 1799 तक मैसूर साम्राज्य के शासक थे। 1782 में अपने पिता हैदर अली की मृत्यु के बाद शासक बने। टीपू सुल्तान को उनके वीरतापूर्ण शासन और अंग्रेजों के खिलाफ प्रतिरोध के लिए जाना जाता था। तो भाई ये कहाँ के शासक थे,
तो आपको बताना है मैसूर के। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ईंटों की कृत्रिम गोदीवाड़ा, जिसे हम डाक यार्ड भी कहते हैं, डाक यार्ड वाला एकमात्र सिंधु स्थल कौन था? तो भाई अगर हम बात करें यहाँ पर गोदीवाड़ा या डाक यार्ड का एक सिंधु स्थल की बात अगर हम करते हैं यहाँ पर, तो आपको क्या बताना है भाई? क्या था? ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? लोथल। ठीक है, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यानी कि गुजरात में खंबात की खाड़ी के पास भोगवा नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, लोथल सिंधु घाटी सभ्यता एक महत्वपूर्ण बंदरगाह शहर है। ठीक है, तो आपका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सिंधु सभ्यता के टेराकोटा की मूर्तियों में निम्नलिखित में से कौन सा पालतू जानवर विद्यमान नहीं था? ठीक है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर विद्यमान नहीं है। अच्छा, अगर पूछा जाए आपसे कि टेराकोटा की मूर्तियों में पूछा गया है, तो आपको बताना है क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी घोड़ा। अब आप सोच रहे हैं कि घोड़ा क्यों विद्यमान नहीं है? भैंस है, भेड़ है, सुअर है। तो देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता में कई जानवरों को पालतू जानवर बनाया गया है, जैसे कि बैल, भैंस, भेड़, बकरी, कुत्ता, बिल्ली, हाथी। अब घोड़े को क्यों नहीं बनाया गया? ठीक है, तो घोड़े को इसलिए नहीं बनाया गया क्योंकि सिंधु घाटी की कला में नहीं किया गया था, और ऐसा माना जाता है कि उस समय के लोग घोड़े से परिचित नहीं थे, जिसकी वजह से घोड़ा यहाँ पर नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिना दुर्ग के एकमात्र सिंधु नगर कौन सा था? देखिए, बिना दुर्ग के एकमात्र सिंधु नगर की बात कर रहा है, तो सिंधु सभ्यता के शहरों में चन्नुदड़ो एकमात्र ऐसा शहर था जिसमें कोई दुर्ग या किलेबंदी नहीं था। यानी कि शहर का एक ऊंचा और किलेबंद हिस्सा होता था जो सुरक्षा के लिए इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन चन्नुदड़ो मोहनजोदड़ो के पास स्थित था और माना जाता है कि मोहनजोदड़ो द्वारा शासित था, इसलिए शायद इसे अपनी सुरक्षा के लिए अलग किलेबंदी की आवश्यकता नहीं थी। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, मांडा किस नदी के किनारे स्थित था? देखिए, मांडा की यहाँ पे बात कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो भाई मांडा किस नदी के किनारे स्थित है? तो आपको बताना है चेनाब। ठीक है, चेनाब के किनारे। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, हड़प्पा कालीन स्थल रोपड़ पंजाब किस नदी के किनारे स्थित था? देखिए, हड़प्पा कालीन स्थल रोपड़ पंजाब की बात हम कर रहे हैं कि किस नदी के किनारे स्थित था, तो रूपनगर के नाम से इसे हम जाना जाता है। एक बात आप लोग और जान लीजिएगा कि रोपड़ है यहाँ पर, इसे हम रूपनगर के नाम से भी जानते हैं। तो किस नदी के किनारे स्थित है? सतलज नदी के किनारे। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने जागीर के दरबार में निम्न में से किसे भेजा था? देखिए, जागीर के दरबार में किसे भेजा था ईस्ट इंडिया कंपनी ने? तो आपको बताना है क्या? ऑप्शन सी, यानी कि हॉन्किंग्स को। ठीक है, हॉन्किंग्स को भेजा था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुगल सम्राट जागीर ने निम्न में से किसे अंग्रेज खा फिरंगी खा की उपाधि दी थी? देखिए, फिरंगी खा की उपाधि जागीर ने किसे दी थी? तो आपको बताना है कैप्टन विलियम हॉन्किंग्स को। ठीक है, कैप्टन विलियम हॉन्किंग्स को 1608 में, ठीक है, मुगल सम्राट जागीर के दरबार में भेजा था। उसका मेन उद्देश्य था शाही संरक्षण प्राप्त करना और कंपनी के लिए सूरत में एक कारखाना को स्थापित करने की अनुमति प्राप्त करना। ठीक है, वह ईस्ट इंडिया कंपनी के एक अधिकारी थे और 1608 में सूरत पहुंचे थे। जागीर ने विलियम हॉन्किंग्स को 400 का मनसब और फिरंगी खान की उपाधि दी क्योंकि वह तुर्की भाषा के अच्छे जानकार थे और जागीर और उनके कुछ मंत्री भी तुर्की भाषा जानते थे, इसीलिए वहां पर भेजा और उपाधि दी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है, इंग्लैंड के जेम्स प्रथम के राजदूत सर थॉमस रोकिंग किस वर्ष आए थे? देखिए, यहाँ पे जेम्स प्रथम की बात कर रहे हैं, सर थॉमस की। तो सर थॉमस जो थे वो 1615 में आए थे। आपका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अकबर सलीम जहांगीर को किस नाम से पुकारा जाता है? ठीक है, देखिए, अकबर सलीम जहांगीर को हम किस नाम से पुकारते हैं, चलिए बताते हैं आपको। देखिए, 18 सितंबर 1615 एक मिनट
आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, शेखो बाबा, यानी कि अकबर सलीम जहांगीर को हम शेखो बाबा के नाम से जानते हैं। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, ओके। अच्छा, यहाँ पर हम आपको जो बताने वाले थे 18 सितंबर को, ये भी मैं आपको बता रही हूँ। देखिए 18 सितंबर 1615 को सर थॉमस रो सूरत बंदरगाह पर पहुंचे, जहां उन्होंने मुगल सम्राट जहांगीर के दरबार में इंग्लैंड के राजा जेम्स प्रथम के राजदूत के रूप में कार्य किए थे। उनका मेन उद्देश्य था सूरत ईस्ट इंडिया कंपनी के कारखाने के लिए सुरक्षा प्राप्त करना। अब आप कहोगे मैम ये कहाँ से आगे, कुछ समझ में नहीं आया। मेरे प्यारे डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर जो पूछा गया है, इंग्लैंड में जेम्स प्रथम के राजदूत सर थॉमस को किस वर्ष भारत आए थे और किस लिए आए थे, तो मैं यहाँ पर आपको बता रही हूँ कि 18 सितंबर 1615 को, ठीक है, सूरत बंदरगाह पर पहुंचे थे और उन्होंने मुगल सम्राट जहांगीर के दरबार में इंग्लैंड के राजा जेम्स प्रथम के राजदूत के रूप में कार्य किया था। तो उस क्वेश्चन का यहाँ पर एक्सप्लेनेशन बता रही हूँ। एक्चुअली क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन आगे पीछे हो गया। आगे बढ़ते हैं। जागीर का अर्थ क्या है? देखिए जागीर का अर्थ होता है विश्व विजेता। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। जागीर का जन्म फतेहपुर सीकरी में स्थित शेख सलीम चिश्ती की कुटिया में हुआ था, लेकिन कब हुआ था? तो आपको बताना है 30 अगस्त 1569 ईस्वी को हुआ था। आपसे ये भी पूछ सकता है कि जागीर का जन्म कहाँ हुआ था, तो फतेहपुर सीकरी में हुआ था। कब हुआ था? 1569 में हुआ था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मुगल सम्राट के काल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपना सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया था? तो भाई इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी में भारत में अपना सर्वप्रथम कारखाना कहाँ स्थापित किया था? तो आपको बताना है मुगल सम्राट जहांगीर जो थे वो सूरत में स्थापित किए थे। ठीक है, याद रखिएगा मैंने क्या बताया आपको कि मुगल सम्राट काल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में अपना सर्वप्रथम कारखाना स्थापित कहाँ पे किया था? सूरत में किया था। ठीक है, तो अपना पहला कारखाना मुगल सम्राट जहांगीर के शासनकाल में 1613 में सूरत में स्थापित किया था। तो ऑप्शन बी आपका राइट क्वेश्चन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित किलों में से ब्रिटिश ने किसका सबसे पहले निर्माण किया? देखिए ब्रिटिश ने सबसे पहले निर्माण किसका किया था? तो सबसे पहले निर्माण किया था फोर्ट सेंट जॉर्ज का। ठीक है, फोर्ट सेंट जॉर्ज का सबसे पहले निर्माण किया था, यानी अंग्रेजों द्वारा भारत में सबसे पहले फोर्ट सेंट जॉर्ज का निर्माण किया गया और यह किला 1639 में मद्रास और चेन्नई में भी बनाया गया था। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ चुका है। आगे बढ़ते हैं। भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन था? देखिए भारत में जो पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक है, ठीक है, वो कौन है? तो आपको बताना है क्या, अल्बुकर्क। ठीक है, अल्बुकर्क है, अल्फांसो डी अल्बुकर्क इनका पूरा नाम है। 1509 से लेकर 1515 तक पुर्तगाली भारत के वायसराय रहे थे। उन्होंने 1510 में बीजापुर के सुल्तान से गोवा पर कब्जा कर लिया, जिससे भारत में पुर्तगाली शक्ति का विस्तार हुआ और अल्बुकर्क ने हिंद महासागर में पुर्तगाली प्रभाव को मजबूत किया और एक प्रादेशिक शक्ति के रूप में पुर्तगाली राज्य की स्थापना कर दी है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है आपका पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन हुआ? तो आपको बताना है इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि अल्बुकर्क। ठीक है, अल्बुकर्क होगा। अल्बुकर्क जो थे वो प्रथम वायसराय थे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। उस शासक का नाम बताइए जिसने वास्को डी गामा का कालीकोट में स्वागत किया था। तो वास्को डी गामा का कालीकोट में स्वागत किसने किया था? जमोरिन ने किया था। ठीक है, जो जमोरिन थे वो कहाँ के थे? यानी कि जब 1458 में वास्को डी गामा जब कालीकोट पहुँचे थे तो वहाँ का शासक ही जमोरिन थे, तो इसीलिए उन्होंने ही स्वागत किया था और साथ ही साथ उन्होंने उसे व्यापार करने की अनुमति भी दी थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। किस यूरोपीय समुदाय ने भारत के साथ प्रथम व्यापारिक संबंध स्थापित किया था? तो किसने किया था? पुर्तगाली ने किया था। ठीक है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं
निम्न में से कौन नीला जल योजना यानी कि ब्लू वाटर नीति से संबंधित है? यानी कि ब्लू वाटर नीति से संबंधित कौन है? तो देखिए, ब्लू वाटर नीति की बात करें तो डी अल्मेडा, ठीक है, डी अल्मेडा जो थे वो ब्लू वाटर नीति से संबंधित है। यानी कि यह नीति हिंद महासागर में पुर्तगाली नौसैनिक प्रभुत्व स्थापित करने और व्यापार पर नियंत्रण पाने के लिए बनाई गई थी, ठीक है। और अल्मेडा भारत में पहले पुर्तगाली वायसराय थे जिन्होंने इस नीति को लागू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए किसने अड्डा बनाया था? यानी कि जो हुगली थे, हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए, ठीक है, अड्डा बनाया था। तो किसने बनाया था? पुर्तगालियों ने, ठीक है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के अड्डे के रूप में पुर्तगालियों ने इस्तेमाल किया था। दीन ए इलाही, आपने सुना होगा कई बार दीन ए इलाही के नाम से, तो आपको कुछ याद आ गया होगा। दीन ए इलाही के अनुयायी परस्पर अभिवादन करते हुए कहते थे, क्या कहते थे? यानी कि जो दीन ए इलाही थे वो अनुयायी परस्पर अभिवादन करते हुए कुछ कहते थे, और वो क्या कहते थे मैं आपसे जानना चाहती हूँ। तो भाई जल्ले जलालेहू, जलाम अलैकुम, या खुदा तुम पर इनायत करें, या आदाब। तो क्या कहते थे, चलिए जान लेते हैं। देखिए, दीन ए इलाही के अनुयायी आपस में अल्लाह ओ अकबर या जल्ले जलालू कहकर अभिवादन करते थे। आपने अक्सर सुना होगा लोग कहते हैं ना अल्लाह ओ, ठीक है, अल्लाह ओ अकबर, अल्लाह ओ अकबर कहते हैं, लेकिन हमें इसका मतलब पता नहीं होता कि है क्या, ठीक है। या फिर कहते हैं जल्ले जलालू, ठीक है, लेकिन आपने ये ज़्यादा सुना होगा अल्लाह ओ अकबर, ठीक है, अल्लाह अकबर ऐसा कहते हैं। आपने सुना होगा जब नमाज वगैरह होता है तो ऐसा सुनाई देता है, लेकिन इसका क्या मतलब है चलिए हम जान लेते हैं आज, ठीक है। देखिए, दीन ए इलाही के अनुयायियों के लिए अल्लाह अकबर, ठीक है, अल्लाह अकबर का अर्थ है अल्लाह महान है, ईश्वर सबसे महान है, और जले जलालू का अर्थ होता है महिमा उसकी हो। यह अभिवादन दीन ए इलाही के एक ईश्वरीवादी दृष्टिकोण और अकबर के प्रति श्रद्धा को दर्शाता है, इसलिए ऐसा वो बोलते हैं। तो अब आप लोगों को कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि इसका क्या मतलब है जो वो लोग बोलते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस लेखक ने अकबर को दीन ए इलाही को उनकी मूर्खता की न तो बुद्धिमत्ता का स्मारक कहा है? तो आपको बताना है क्या? बिन सेठ ने, ठीक है, बिन सेठ ने दीन ए इलाही मूर्खता की न तो बुद्धिमत्ता का स्मारक कहा है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकबर ने दीन ए इलाही किस वर्ष में प्रारंभ किया था? तो 1582 में, 1582 में इसने दीन ए इलाही प्रारंभ किया था। आपका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 है, किस इतिहासकार ने दीन ए इलाही को धर्म कहा? अब देखिए, कई बार एक ही क्वेश्चन को लेकर हम डिस्कशन कर रहे हैं, लेकिन अलग अलग तरीके से पूछा जा रहा है। किस इतिहासकार ने दीन ए इलाही को धर्म कहा? तो किसने कहा था? अब्दुल कादिर बदाऊनी ने, ठीक है, अब्दुल कादिर बदाऊनी ने, ठीक है, कहा था कि दीन ए इलाही धर्म है। आगे बढ़ते हैं। अकबर के शासक काल में भू राजस्व सुधारों के लिए कौन उत्तरदायी था? देखिए, अकबर के शासनकाल की यहाँ पे बात कर रहे हैं। आपको बताना है राजा टोडरमल, ठीक है, राजा टोडरमल आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 37 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 को ध्यान से पढ़िएगा एक बार। यहाँ पर कह रहा है, मुगल साम्राज्य के पतन के लिए जागीर संकट के सिद्धांत को प्रतिपादित करने वाला प्रथम इतिहासकार कौन है? तो देखिए, आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन डी यानी कि सतीश चंद्र, ठीक है, सतीश चंद्र हैं। मुगल सम्राट के पतन के लिए जागीर संकट के सिद्धांत को प्रतिपादित करने वाले इतिहासकार सतीश चंद्र थे। उन्होंने अपनी पुस्तक पार्टीज एंड पॉलिटिकल्स ऑफ द मुगल कोर्ट जो 1959 में सिद्धांत को प्रस्तुत किया था। क्वेश्चन नंबर 38 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 है, अकबर के द्वारा बनाए गए उपासना भवन का क्या नाम था? तो भाई, उपासना भवन का नाम अगर पूछा जाए तो इबादत खाना, ठीक है, इबादत खाना नाम था।
तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं। मुगल साम्राज्य के पतन के लिए जागीर संकट के सिद्धांत को प्रतिपादित करने वाले प्रथम इतिहासकार कौन थे? तो भाई जागीर संकट के सिद्धांत को प्रतिपादित करने वाले इतिहासकार अगर आपसे पूछा जाए तो सतीश चंद्र बताएंगे। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट आपका क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने विभूषित किया था? देखिए यहाँ पर राजा की उपाधि की बात की जा रही है राम मोहन को। तो राम मोहन को किसने किया था आपको बताना है, मुगल सम्राट अकबर द्वितीय ने। ठीक है, मुगल सम्राट अकबर द्वितीय जो थे 1806 से लेकर 1837 तक मुगल सम्राट थे। ठीक है, और राम मोहन राय को यह उपाधि दी थी। उस समय राम मोहन राय को ब्रिटेन में मुगल सम्राट के दूत के रूप में भेजा गया था और यह उपाधि उन्हें इस भूमिका के सम्मान में दी गई थी। अकबर द्वितीय ने राजा मोहन राय को यह उपाधि इसलिए दी थी ताकि वो ब्रिटिश सरकार के साथ उनकी पेंशन और अन्य मुद्दों पर बातचीत कर सके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 41 पर। क्वेश्चन नंबर 41 है, भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं। ठीक है, तो कहाँ पर मिले थे आपको बताना है कि हड़प्पा संस्कृति में। राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। सिंधु घाटी सभ्यता की मुख्य विशेषता क्या है? देखिए सिंधु घाटी की जो मुख्य विशेषता है वो क्या है भाई, व्यक्तित्व तो शहरी जीवन। ठीक है, व्यवस्थित शहरी जीवन। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता की मुख्य विशेषता है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 42 नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से किसने अपने समय के एक अच्छे शिक्षा केंद्र सोमपुर महाविहार की स्थापना की थी? तो भाई किसने की थी, धर्मपाल ने की थी। धर्मपाल जो थे उन्होंने अपने समय के एक अच्छे शिक्षा केंद्र सोमपुर महाविहार की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हक ए सर्व आपने सुना होगा जो सिंचाई के लिए होता है। तो सिंचाई कर लगाने वाले दिल्ली के प्रथम सुल्तान कौन थे? आपको बताना है फिरोज तुगलक थे। फिरोज शाह तुगलक थे जिन्होंने सिंचाई कर लगाने वाले दिल्ली के पहले सुल्तान थे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका, निम्न में से तुगलक सुल्तान ने स्वयं को खलीफा का लेफ्टिनेंट घोषित किया था। ठीक है, तो भाई किसने किया था, मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था। क्या राइट आंसर आपका ऑप्शन डी है? हाँ जी बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 45 पे आते हैं, निम्नलिखित में से कौन फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित नहीं था? तो भाई फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित क्या नहीं था आपको बताना है, दीवान-ए-मुस्त-खराज। दीवान-ए-मुस्त-खराज भाई दीवान-ए-मुस्त-खराज जो है वो फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित नहीं था, लेकिन किसके द्वारा था, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा था। ठीक है, और बाकी सारी चीज़ें आपका फिरोज तुगलक के द्वारा स्थापित किया गया था। दारुल सफ़ा, दीवान-ए-बंदगान, ठीक है, दीवान-ए-खैरात, ये सारी चीज़ें फिरोज तुगलक के द्वारा हुआ था। राज्य के खर्च पर हज की व्यवस्था करने वाला पहला भारतीय शासक कौन था? भाई राज्य के खर्च पर हज व्यवस्था करने वाला पहला भारतीय शासक की बात करें आपसे तो अकबर था, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हल्दी घाटी की लड़ाई किस वर्ष में लड़ी गई थी? भाई हल्दी घाटी की लड़ाई की बात यहाँ पे हो रही है 1576 में। 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। ठीक है, कब हुआ था, किसके बीच हुआ था, ये सारी जानकारी मैं आपको दे रही हूँ। यह युद्ध 18 जून 1576 को महाराणा प्रताप और मुगल सम्राट अकबर के सेना के बीच में यह युद्ध लड़ा गया था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना के सेनापति कौन थे? तो भाई हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप के सेनापति जो थे उनका नाम था हकीम खां सूर। क्या नाम था, हकीम खां सूर। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हल्दी घाटी युद्ध के पीछे अकबर का मुख्य उद्देश्य क्या था? भाई जो अकबर थे उनका जो मेन उद्देश्य था वो क्या था, राणा प्रताप को अपने अधीन लाना। सबसे मेन उद्देश्य था उनका हल्दी घाटी युद्ध का। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है, अकबर की दूसरी राजधानी कौन सी थी? मेरे प्यारे डियर फ्रेंड्स, अकबर की जो दूसरी राजधानी थी वो फतेहपुर सीकरी थी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है जो आप सभी के लिए है और आप सभी को इसका आंसर बताना है। निम्नलिखित में से किस लेखक ने अकबर के दीन ए इलाही को उनकी मूर्खता की ना कि बुद्धिमत्ता का स्मारक कहा है? इसका राइट आंसर क्या होगा आप सभी को कमेंट करके बताना है और आई होप कि सारे स्टूडेंट इस क्वेश्चन का आंसर देंगे।